बात करें, अगर आपको इन सब की नेमिंग करनी हो, ठीक है, नेमिंग कैसे, मीन्स आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना है। एक्चुअली में क्या है, विदिन टाइम तक ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर था, हर एक केमिस्ट एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से नाम लिखता था। आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी होगी क्लास 10th में भी और 11th में, स्पेशली आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सिमिलरली आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट इन केस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन क्लास 11। आपको वहां भी चीजें पढ़ाई गई हैं, कोई नई एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड हो रहे हैं तो उसकी एक टेम्पररी आईयूपीएसी नेम दी जाती थी, और जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज नोन हो, एवरीथिंग क्लियर हो, तब हम लोग उसको एक परमानेंट नेम डिजिग्नेट करवाते थे। सिमिलरली सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, जब आप किसी आईयूपीएसी, जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इफ यू हैव टू नेम अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स and these rules are prescribed by IUPAC, and you have to follow these instructions while naming a coordination compound. So look for these rules and with some additional examples how these compounds should be named and why such names should be there. सबसे पहला चीज तो यहाँ पर ये है कि हमारे आईयूपीएसी कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता था या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती थी। Inside the coordination entities, there were certain ligands. Ligands जो होंगे हमारे नेम में, they will be always listed as prefix. Always listed as prefix. Means IUPAC नेम में आपके ligands पहले लिखे जाएंगे, किसी भी टाइप के हों, whether they are in neutral, whether they are in anionic form, they will be written in prefix form, means before your metal ion. जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप नेमिंग करना शुरू करेंगे, so your ligand will be used as a prefix. Similarly, while naming them, you have to follow alphabetical order. आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सेम चीज आपने जब आईयूपीएसी के अनुसार जो आपने फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में पढ़ा था, तो आपने वहां भी पढ़ा था, इफ मोर देन वन लिगेंड्स आर देयर, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर, एंड ऐसे कंपाउंड्स के लिए आपने स्पेसिफिक टर्म यूज किया था, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इन केस ऑफ हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेयर मोर देन वन काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, so while they are naming, ligand will be written first as a prefix. In case if more than one type of ligands are there, then you have to follow alphabetically order. जो भी alphabetically order के अनुसार लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, EDTA सब एक साथ हो, तो आपको उसी के अनुसार इनको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में द कैटायन is named first, both positively and negatively charged coordination entities. ओके, क्या क्या चीजें यहां पर है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ कैटायनिक होंगे, कई बार ऐसा होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई कैटायनिक हो या एनायनिक हो, ठीक है। सो कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन। रूल नंबर 2 क्या है, योर कैटायन will be named first. ये हमेशा पहले लिखे जाएंगे, irrespective of nature or charge of coordination sphere oblique entities. मतलब जब आप इन नेमिंग करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, कैटायन को आप पहले लिखेंगे
अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो, आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा और उसके बाद आपके एनायंस का नाम आएगा। रूल नंबर हम पढ़ चुके हैं जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर था। अब रूल नंबर 3 में कुछ कंडीशंस आपको पढ़नी है। कंडीशंस क्या है? ए, इफ ligand is negative charged, means if it is a anion, then while naming term O is added to their names. वो टर्म कहां आएगा? जब आपका लिगेंड जो होगा कैसा हो, आपका एनायनिक हो, मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके लास्ट में आपको ओ टर्म जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हमेशा ओ टर्म जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव चार्ज आयंस की, जैसे Cn है, नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा ये। सो व्हाइल नेमिंग आप इसके लिए साइनेटो टर्म का यूज करेंगे। ये ओ टर्म जो लास्ट में आपको दिख रहा है, इट विल रिप्रेजेंट दैट दिस लिगेंड इज इन एनायनिक फॉर्म। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और इसलिए इसके लिए आपने ओ टर्म का यूज किया है। इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, केस नंबर बी क्या है? इफ योर एनायन इफ योर लिगेंड is positive charge or it is neutral, no any specific alphabet is added। यानी कि ये जो ओ टर्म जो आप जोड़ रहे हो केवल एनायनिक लिगेंड्स के लिए होंगे। बट इफ योर ligand is positive charge or a neutral compound, neutral molecule, there will be no any specific manner. Normal name will be written there. Normal name will be written। उनके लिए आप नॉर्मल नेम का ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना? कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स भी यहां पर होंगे, स्पेसिफिक लिगेंड्स के लिए, जिनके लिए आईयूपीएससी ने कुछ प्रिस्क्राइब्ड कर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर H2O है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इसके लिए आप एक्वा, इन केस ऑफ NH2 अमाइन टर्म यूज करते हैं। ऐसे ही NO के लिए नाइट्रोसिल, NCO के लिए कार्बन। ठीक है ना? NO है नाइट्रोसिल एंड CO जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके लिए सीधे सीधे आप कार्बोनिल टर्म ही यूज करेंगे। So these are the some basic fundamental rules you have। अगर हम लिगेंड के केस में सबसे पहले क्या है? लिगेंड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। आप इनको बाद में नहीं लिख सकेंगे, हमेशा नेमिंग में इनको पहले लिखा जाएगा। और इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर, ध्यान सुनिएगा, मोर देन वन टाइप की हम बात कर रहे हैं, देन यू विल फॉलो द। ठीक है? और अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से आएगा? फ्रॉम द नेम ऑफ द लिगेंड। उस लिगेंड का जो नेम होगा, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, वहां से हम इसको डिसाइड करेंगे।
If it is in abbreviated form, अपने previous class में पढ़ा हुआ है, just like EDTA, it is a very long term. So in case of abbreviated term, first alphabet of your abbreviated form, यानी short form का पहला अल्फाबेट ही हमारा अल्फाबेट होगा और उसके अनुसार आप इसको डिसाइड करेंगे। अगर आपके लिगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या न्यूट्रल हैं तो उनके लिए नॉर्मल नेमिंग ही आप यूज करेंगे। बट इफ योर लिगेंड इज इन anionic form, if it contains negative charge, then term O is, नाम के जस्ट आगे आप O टर्म ऐड कर दोगे। ये कब होगा? When ligand is negative charge. तो आपके लिगेंड्स अगर नेगेटिव चार्ज हैं, उन केसेस में आपको O टर्म को ऐड कर देना है। अगर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल है, no any specific alphabet will be added and their normal naming will be written. जो भी उसका नॉर्मल नेम होगा आप उसको एज यूजुअल लिख देंगे। जैसे EN लिखते हैं आप एथिलीन डाइअमाइन के लिए, आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं करा, ठीक है ना। सो इफ योर लिगेंड इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज अ न्यूट्रल, there will be no any specific alphabet added for this type of naming. Specific ligands के लिए कुछ ऐसे ligands है जो most of the case आपको देखने को मिलेंगे। So IUPAC has decided certain specific name which should be used while naming, and these are the aqua for water. If water molecule is acting as a ligand, then term aqua will be there, is used as a ligand. Term amine, NO for nitrosyl, and if carbonyl compound is there, CO, then normally carbonyl term will be used. If abbreviated form is there, so in that case will be written in a small bracket. Okay, आपके जो ligands हैं, ligands की नेम के लिए क्या यूज करेंगे? आप एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे लिगेंड्स यहां पर आ रहे हैं उनके लिए आप एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो लिगेंड्स will be written in, and especially when short form or abbreviated form is there, आप इनके लिए भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, उनको ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखेंगे। लिगेंड संबंधित एक रूल और है, इफ मोर देन वन लिगेंड इज देयर, ठीक है ना। इफ मोर देन वन ligand is part of coordination entities or coordination compound, term alphabetical term है, mono for one, di for two, tri for three, and similarly tetra for four, etc. will be used. For example, अगर हम कहें PTCl4 is here, so इस केस में आप लिखेंगे टेट्राक्लोरो। क्या लिखेंगे इसके लिए? 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम। ये टेट्रा शब्द क्यों लाया हमने यहां पे? क्योंकि यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 4 है। सो इफ मोर देन वन लिगेंड इज देयर,
अगर एक लिगेंड है तब तो मोनो, या कई बार मोनो ना लिखे तो भी चलेगा। ये केसेस के लिए कोई खास रूल नहीं लिखती है कि आप मोनो यहाँ पर लिखे ही लिखें, ठीक है ना। बट अगर एक से ज्यादा है, इफ लिगेंड्स की संख्या क्या हो, इफ लिगेंड्स की संख्या एक से ज्यादा है, then definitely you have to use di, tri, tetra, etc. A special case will be also there. If your ligand contain already certain numerical forms, अगर आपके लिगेंड्स में पहले से ही न्यूमेरिकल फॉन्ट हो, ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करिएगा, उस केस के लिए जो आप जहां पर जो डाई लिख रहे हैं यहां पर बिस टर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये कोई कंपाउंड है, ये कोबाल्ट है, और इसमें क्या सा था, इथिलीन डाई अमाइन, क्या है ये मॉलिक्यूल इस तरह का NH2 CH2 CH2, तो हम देखें तो आपने इसे पहला हुआ इथिलीन डाई अमाइन, इसके लिए क्या करेंगे, डाई इथिलीन डाई अमाइन तो नहीं कर सकते आप यहाँ, ठीक है, दो दो बार डाई टर्म किसी एक ही के लिए यूज नहीं करेंगे आप। तो हम यहां बात कर रहे हैं इफ यू ligand contains already certain numerical forms, उसके नाम में ही पहले से ही अगर कोई न्यूमेरिक फॉन्ट जुड़ा हुआ है, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ देयर नेचुरल नेम, ऑलरेडी आपके लिगेंड्स में ऐसे नेम हैं, तो ऐसी केसेस के लिए अब आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। ये कब यूज होगा, आपने अपने इफ मोर देन वन लिगेंड इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन मोनो डाई ट्राई टेट्रा विल बी यूज्ड बिफोर बिफोर द नेम ऑफ द लिगेंड्स, यानी उस लिगेंड के नाम के पहले आप मोनो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते थे, जो कि एक प्रीवियस केस था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी तक काम करेगा, इट इज एप्लीकेबल until unless your ligand contains any alphabetical or any numerical forms. If your ligand contains a numerical fonts or a term for a numerical fonts, in that case, at the place of di, tri, tetra, term bis, tris, etc. it is used. ठीक है, सो हम यहां पर से फॉर्मुलेट कर लीजिए कि if name of ligand contains numerical fonts, then bis for 2, tris for 4 for 3, and tetratris at place of bi or tri in the prefix of name of ligand. मीन्स अगर आपके लिगेंड्स में पहले से ही कोई ऐसा टर्म जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अब आप इनका यूज नहीं कर सकेंगे। मोनो या फिर बिस और ट्रिस या फिर टेट्रा किसका आप यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ बाई ट्राई एंड टेट्रा। तो इनका यूज जरा गौर से करिए, कई बार कंफ्यूजन बस क्या होता है, जहां आपको बाई लिखना है वहां आप बिस लिख देते हो, जहां आपको ट्राई लिखना है वहां पर ट्रिस लिख देते हो। इन दोनों के अंतर को जरा समझिएगा। अगर आपके लिगेंड्स में कोई न्यूमेरिक फॉन्ट नहीं है, जैसे हमने यहां पर देखा क्लोरीन के पास कोई लिगेंड नहीं, कोई न्यूमेरिक फॉन्ट नहीं है, तो हम टेट्रा क्लोरो लिख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो ओ लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा,
एंड क्लोरीन के लिए क्लोरो टर्म यूज। EN टर्म आ गया है, 2 बार में है। ध्यान से देखें तो EN जो नेम है, इथिलीन डाइमीन का शॉर्ट फॉर्म है ये। यहां पर ऑलरेडी डाई टर्म यूज हो चुका है। यहां पर अब आप फिर से डाई टर्म का यूज नहीं कर पाओगे। सो नेमिंग ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यू विल नॉट यूज डाई ट्राइटेट्रा। आपको ध्यान से देखना होगा कि जो लिगेंड है क्या इसके पास कोई न्यूमेरिक फॉन्ट है या नहीं। इफ एनी न्यूमेरिक फॉन्ट इज देयर, इन दैट केस नॉर्मल डाई ट्राइटेट्रा का यूज आप नहीं करेंगे। उसकी जगह पे आप अगर 2 हैं तो बिस, 3 हैं तो ट्रिस, 4 हैं तो टेट्राकिस, और ऐसे ही 5 है तो पेंटाकिस टर्म का उपयोग आप करेंगे और इनकी नेमिंग उसी के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो यहां पे होने वाला है, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले कैलकुलेट करना होगा। नेम में क्या है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम should be represented in न्यूमेरिकल न्यूमेरल्स, रोमन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल, इफ एनी कोबाल्ट इज देयर एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन +3 स्टेट, सो कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट। अब जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहली बात की नेम ऑफ इंटायर, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पहले आप लिखेंगे और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इस तरीके से। जैसे यहां पर अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के जस्ट बाद आप लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड इन देयर नेमिंग। ओके, वन मोर रूल इज आल्सो विद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल और है। सेंट्रल मेटल एटम के लिए ज्यादा रूल्स नहीं है आपको। बेसिकली वी हैव टू फॉलो द डिफरेंट रूल्स स्पेशली फॉर लीगेंड। लीगेंड के केस में ज्यादा केस आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के केस में ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज ये है कि आप उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन numerals, and if your complex ion is in cationic form or it is in anionic form, then there will be certain changes. Okay, so if complex ion is cation, metal name as same as the element. ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए इसको देखते हैं। FeCN6 है और इसके ऊपर आप यहां देखें तो ये K4FeCN6 होता है, तो ये एनायनिक फॉर्म में मिलेगा, -4 चार्ज मिलेगा। वही कुछ ऐसे केसेस होंगी जहां पर कि ये एक आयनिक फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए, तो उस केस में इनकी नेमिंग्स हम कौन सा कैटायनिक, मेटल की कैटायन होने की बात नहीं कर रहे, मोस्ट ऑफ द केस इज कैटायनिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेटस की पॉजिटिव मिलेगी, वो नहीं। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के ऊपर यहां चार्ज देखेंगे आप, ये किस टाइप का चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। आप याद करिए, आपने एक स्ट्रक्चर और पढ़ा था, आपने पढ़ा था इस तरीके का CO, चलिए COCl एंड 5NH2
तो NH2 को 5 यहाँ कर लेते हैं, NH2 5 सही तरीके से। एंड नाउ Cl2 इज हियर। अब अगर इसको आयनाइज्ड करेंगे आप, तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। मीन्स यू विल फाउंड COCl and NH3 5, and now your complex anion contains +2 unit of charge. So it is a complex having cationic form. So cationic form and anionic form. अगर आपके coordination compound में if your complex ion, रूल समझ लीजिए अब, if complex ion is cation, then normal naming of central metal atom is used, but if it is a anionic form, अगर ये कैटायन था तो इसके लिए क्या था, नॉर्मल नेम यूज करना था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ टर्म हम यूज करें तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे कोबाल्ट। बट इफ कॉम्प्लेक्स एनायन is complex ion is an ion, in that case सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे आप सफिक्स ATE ऐड यूज करेंगे। मीन्स नेम ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस ATE, एक टर्म आप यहां पे ऐड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आयरन है तो यहां पर आप फेरेट टर्म यूज करेंगे, फेरेट टर्म होगा और यहां पे कोबाल्ट होगा। तो ये बेसिक से कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको आपको फॉलो करना है। चलिए, तो ये तो रहा बेसिक से प्रिंसिपल्स। उसके बाद केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ करते नहीं हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। तो रूल्स तो बस इतने ही हैं। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड राइट सर्टेन एग्जाम्पल्स। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, सॉल्व करिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो।